बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। बातचीत का सिलसिला वहीं से है, यानी संसद से, और यकीनन आज के बाद फिर ये मुद्दा बदलेगा और कल कोई और मुद्दा होगा। लेकिन 3 दिन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये मुद्दा रहेगा, लेकिन यहाँ के मुद्दे में यहाँ जो बातचीत होती है उसमें ये बात और है कि तमाम वो सारे लोग भी शरीक होते हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं और ज़िंदगी के तमाम हिस्सों से अपना ताल्लुक़ रखते हैं। वो यहाँ शरीक होते हैं। किसी के हाथ में फ़ोटो होती है, किसी के हाथ में चित्र होता है, कोई स्वयं आके यहाँ पे बैठा होता है और अपनी बात कहने के इंतज़ार में होता है। कहाँ से आना हुआ आपका? हाँ जी, टप्पल थाना से जी। हाँ, मुझे समझ में आ गया, कोई मसला है जिसको आप कहना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? अशोक विहार से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सेफ चिल्ड्रन वाले भी मौजूद हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं अगर आज बात नहीं कर पाऊंगा या कल बात नहीं कर पाया था तो यकीनन कल आपसे ज़रूर, मैंने कहा था कि मैं कल ज़रूर आप लोगों से बात करूंगा और आपके मुद्दे में जो मसल डिस्ट्रॉफी के जो केसेस हैं, पूरे देश भर से तमाम सारे बच्चे आए हुए हैं दिल्ली में, और वो अपनी बात, अपनी मांग और अपने इलाज के लिए वो तमाम सारी बातें कहना चाहते हैं। ज़रूर हम उनकी बात सुनेंगे और बात कहेंगे। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। आज बहस अच्छी इसलिए होगी क्योंकि पैनल आज छोटा है, तो पैनल जब छोटा होता है तो बातचीत करने का मौका सबसे ज़्यादा सारे लोगों को मिलता है। और आज मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से भी जो बातचीत कभी कम करते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन आज बातचीत के मुद्दे में शरीक होंगे। जो आज हमारे साथ मेहमान हैं मैं उनसे पहले तारुफ करा देता हूँ आपका। प्रशांत रायकवार साहब, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मैं प्रशांत जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा खड़े होइए, और क्योंकि प्रशांत जी पहली बार आ रहे हैं शो में तो कृपया सारे लोग ताली बजा के इनका स्वागत करिए। ये यहाँ का रिवाज है। थैंक यू सो मच प्रशांत जी। लखनऊ के बाशिंदे हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। अनुरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विनय सिंह बिन्नू समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल कुछ देर में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ फजील अहमद साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे, उनका भी स्वागत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ मोहम्मद सलाम साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पंकज जी आपका भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को हम शुरू करते हैं और वो जो मुद्दा है मैं उसको सीधे यहाँ पे रखता हूँ जी। बहस की शुरुआत, बातचीत की शुरुआत, अमित शाह गृह मंत्री ने कल जो बात कही लोकसभा में, मैं वहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं क्योंकि बात आज वहीं पर है, वक्फ को लेकर है। लेकिन मैं इस बात को कहूं उससे पहले मैं एक बात और जरूर कहना चाहता हूं। आइए, स्वागत है आपका, शरीक हो जाइए। ये जो बहस चल रही है, लोगों ने कहा कि हो तो गया, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। बिलाल साहब बैठिए। लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, और बहस 3 दिन क्यों? यहां बहस क्यों? वहां तो जरूरी है, यहां पे 3 दिन की बहस क्यों जरूरी है? और मैंने कल जब पहले दिन बात की थी तो मैंने ये कहा था कि ये मौके होते हैं जब हम एक दूसरे को समझने का और सोचने का अवसर देते हैं। ये हम कहाँ हैं सोसाइटी में? यकीनन जब हम बात करते हैं लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की बहस है। मैं ये कहता हूं नहीं, ये हिंदू मुसलमान की बहस नहीं है। ये सोसाइटी में वो तमाम सारे तबकों की बहस है जो हम लोग एक साथ सालों से रहते आ रहे हैं, और लिहाजा हमें एक दूसरे के नजदीक आने का भी ये मौका देते हैं कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, इसका भी ये अवसर है। लोग कहते हैं खाई बढ़ती है, मैं नहीं मानता। जब बातचीत होती है तो खाई नहीं बढ़ती। बैठ जाइए साहब, बैठ जाइए साहब, बैठ जाइए। बातचीत खाई बढ़ती नहीं है, खाई जो है कम हो सकती है, ये उसका एक अवसर देती है। तो मैं गृह मंत्री जी का उस बयान से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। 1913 से 2013 तक, 1913 से 2013 तक देश में 18 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास थी। 13 से 25 तक यह 39 लाख एकड़ जमीन हो गई। अतिरिक्त जमीन इसमें जोड़ दी गई। यह कानून रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी पीछे से लागू नहीं होगा। डरने की जरूरत नहीं है, कोई किसी को हड़प नहीं रहा, कोई किसी को खा नहीं रहा। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी ये आज से लागू है, 47 से लागू नहीं है। जो कि लागू कौन सा बिल था? जब वो विशेष
मंदिर वाला बिल था, वो जो 2047 से लागू तब हुआ था, लेकिन पीछे से लागू, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। इसलिए डरने की और डराने की दोनों की जरूरत नहीं है। विपक्ष मुसलमान को गुमराह कर रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में भय पैदा करना एक फैशन बन गया है। राम जन्मभूमि मंदिर, ट्रिपल तलाक और सीए के समय भी मुस्लिम समुदाय में भय पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन मुस्लिम समुदाय भी जानता है कि भय की कोई बात नहीं है। यह भारत सरकार का कानून है, सब पर बाध्य है और सबको इसको स्वीकार करना होगा। कांग्रेस का कहना है कि संविधान को रौंदा जा रहा है, हम अदालत जाएंगे। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग कहते हैं कि समाज के एक वर्ग को किनारे किया गया है। मैंने गृह मंत्री का भी बताया, उन्होंने कहा ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये पीछे से लागू नहीं होगा, आज से कानून बनाए, आज ही से लागू होगा। यानी जो संपत्तियां पीछे हैं, जिनमें विवाद नहीं है और जिनमें विवाद है, वो उनका निपटारा उसी तरह से होगा। ये तमाम सारी बातें यहां पे कही गई। मैं आज जो बहस है वो चाहता हूं कि हो और इस लेवल पर हो कि वो जो मैंने पहली बात कही थी, ये मौका होता है कि खाई भरने का, तो वो खाई भरने की बातचीत का सिलसिला हो। मैं सबसे पहले मैं जनाब आपको, बिलाल साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं जी, आगे आए और बातचीत का सिलसिला शुरू करें जी। मैं तो एक बात कहूंगा प्रतीक भाई, बिस्तर में अगर सलवटें हों तो वो दूर करनी चाहिए। और ये एक नया इतिहास जो संशोधन विकास के रास्ते में एक पड़ाव है। और ये जो काम हुआ है, ये पसमानदा के लिए, मुस्लिम समाज के लिए अच्छा काम हुआ है। और मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से विपक्ष डरा रहा है और भ्रम में डाल रहा है, उनके मंसूबे अब कामयाब नहीं होंगे। नई रोशनी जाग चुकी है, बदलाव आ गया है, सब लोगों के अंदर खुशी की लहर है, क्योंकि जिसको जो हक है उसका मिलना चाहिए। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ये बात मैं शिक्षा की रोशनी से कह रहा हूं, किसी तटस्थ होकर बात कह रहा हूं। 70 सालों में कांग्रेस ने, पुरानी शासन ने नियत में उनकी खोट रहा है सर। खीर के अंदर 1 चम्मच नमक डाल दोगे, सारी खीर खराब हो जाएगी। इन हुक्मरानों की नियत सही नहीं रही है, ये मेरा कहना। राइट, ठीक है। ये डॉक्टर बिलाल हैं, इन्होंने अपनी बात कही। इन्होंने कहा कि जब बीजेपी ने बात रखी सदन के अंदर, तो उन्होंने कहा कि गरीब मुसलमानों का इससे फायदा होगा, ये पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होगा। ओबीसी और पसमानदा मुसलमानों को भी वक्फ बोर्ड में जगह मिलेगी, ये बात कही गई, ये बात वहां पे रखी गई। अब मैं जनाब आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं जी। फजील अहमद साहब जी, 2014 में जब भारतीय जनता भाई, अरे एक मिनट, गार्ड साहब छोड़ दीजिए। हाँ जी जी। 2000 बात डर की होती है जी और संविधान की होती है। 1947 में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक से संविधान का आश्वासन दिया कि आप सुरक्षित हैं, सब बराबर हैं। 2014 में जब सरकार भाजपा की बनी, निश्चित रूप से दलितों में और मुसलमानों में एक डर पैदा हुआ कि हम इनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हमारे साथ कुछ गलत करेंगे। तब ये नहीं किसी को मालूम था कि 2014 के बाद आज भारत के अंदर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, सड़क पर जगराता कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने बिना कानून देश में बनाए, कोई कानून नहीं बनाया, बिल नहीं आया विधानसभा में न लोकसभा में, उसके बावजूद भी आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। भैया कौन सा कानून बना दिए कि आप कानून बनाओ ना, देश के सामने लाओ ये कि हम नहीं पढ़ने देंगे। आप कानून बनाओ, बिल बनाओ। आज ये कह रहे वक्फ बाय यूजर, आपने कहा कि कितना लाख करोड़, एक उसका एक लॉ है। मैं थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था, मैं चाहूंगा इसको चुपचाप रहें जरा। वक्फ बाय यूजर का मतलब ये हुआ कि हम 5 लोग आए और 5 लोगों ने यहां नमाज अदा करना शुरू किया और 6 दिन, 10 दिन, 6 महीना, 1 साल किया और उसके बाद कह दिया ये जमीन जो है वक्फ हो चुकी है। तो ये जमीन फिर वक्फ हो गई। फिर ये सरकार, मैं आप दे दीजिएगा, आपको मौका मिलेगा। बोले ये नहीं होगा, अब आपको कागज दिखाना पड़ेगा, कोई जमीन है उसका कागज लाना पड़ेगा। बोले कि कागज नहीं है, क्या सोसाइटी एक्ट आज का है? भाई इंडियन सोसाइटी एक्ट है तो यहां पे मौजूद तो है ना। अगर आप कोई रजिस्टर्ड हो रही होगी कोई संस्था या कोई चीज, तो कहीं ना किसी तहत हो रही होगी ना, तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा जी।
1857 में पहली बार भारत के अंदर बंदोबस्त हुआ, जो जमीनों का जिल्द बना। उसके पहले जमीनों का कोई कागज किसी के पास भी नहीं था। आज बिहार के अंदर सर्वे हो रहा है, बहुत से बिहार के लोग यहाँ खड़े होंगे। जब सर्वे हो रहा है तो 90% लोगों के पास कागज ही नहीं है। सरकार को मजबूरी में सर्वे बंद करना पड़ा। अब जब 1857 से पहले जब इस देश में कोई कागज था ही नहीं, और 1857 से पहले कोई मस्जिद, मदरसा, ईदगाह या कब्रिस्तान या कुछ भी है, तो उसका पेपर अगर आप मांगेंगे, उसी को वक्फ यूजर कह रहे। ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ लिया और कर लिया, उसका तो बाकायदा जब से पेपर बना तब से आप वक्फ। और जो आपने कहा कि इतना लाख करोड़ बढ़ गया, लगातार जब सरकार आजाद भारत में कंप्यूटर आया, जिल्द बना, तमाम सर्वे हो रहे हैं। ये 13 के बाद कहा है। 13 के बाद इसीलिए है कि सरकारों ने उन संपत्तियों को जिनका पेपर नहीं था या जो रजिस्टर्ड नहीं थी वक्फ में, या रेवेन्यू, दो जगह रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी रजिस्टर्ड होता है और वक्फ में भी रजिस्टर्ड होता है। बहुत सी प्रॉपर्टियां रेवेन्यू रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हैं और वक्फ में नहीं है। बहुत सी प्रॉपर्टियां वक्फ में रजिस्टर्ड है, रेवेन्यू में नहीं है। तो ये सब काम तो सरकार अपना कर लेती है, लेकिन जिन प्रॉपर्टियों का पेपर नहीं है, आपने कहा इतना 30 लाख करोड़ बढ़ गया। अरे भाई इसलिए बढ़ गया कि पिछले 25-30 सालों के अंदर सरकार ने कुछ काम किया है। उन जमीनों को, पार्कों को, बेकार पड़ी जमीनों को सर्वे करके उनको चढ़ाया है, जिसकी है जिसकी नहीं है। तो ये इसकी वजह से जमीनें पड़ी हैं। चलिए, कम से कम आप माना तो सरकार ने काम किया है। जी जी, हाँ, कांग्रेस ने किया। 13 में तो जा रहे थे, तो कहां से आ रहे थे? नहीं 25 नहीं, 13 के बाद का रिकॉर्ड हम बता रहे थे। जी जी, पहली बार। और अगर आप कहेंगे जब आजाद हुआ उस समय का रिकॉर्ड बताएंगे तो 50,000 एकड़ के आसपास जमीन थी, और आज 39 लाख एकड़ है। तो मैं आपको तब उसका भी आपको आंकड़ा बता देंगे। देखिए, न्यूज 18 के माध्यम से आदरणीय मोदी जी को हम लोग हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे कि लोकसभा में ये बिल पारित हो गया, क्योंकि एक तो इंडिया अलायंस को संदेश गया कि जो बार बार यहाँ के भवें तान रहे थे 240 है, कर नहीं पाएंगे, वो करके दिखा दिया। मोदी जी में है दम। दूसरी चीज ये है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, एक मैं छोटा एग्जांपल दूंगा, इसका लाभ कैसे मिलेगा। बगल में ताज मानसिंह होटल है, 5 स्टार होटल है, एनडीएमसी ने इसको अपनी लीज पे दिया है, 150 करोड़ के आसपास इनकम होती है। और हैदराबाद के अंदर आईटीसी मौर्य वक्फ बोर्ड के जमीन पे बना, 50,000 रुपया मिलता भैया। और वो 50,000 रुपया जब अगर वो 150 करोड़ रुपया मिलेगा तो किसको जाएगा? मुस्लिम भाई बहनों, गरीब, इनको जाएगा। आदरणीय मोदी जी का जो कमिटमेंट है, गरीब मुस्लिम, पसमानदा, विधवा मुस्लिम बहनों से ट्रिपल तलाक जैसे इतना बुरी दास्ता से थी, उसको उन्होंने दूर किया। तो जाहिर सी बात है, नियत में कभी, इनके नियत में कभी था ही नहीं। इनकी इंडिया अलायंस के नियत में केवल वोट बैंक था। लालू जी एक टाइम पर कोट करते हैं कि साहब इसमें सख्त कानून लाया जाए 2013 में, और उनके बेटे आज चुनाव, रोड, तमाम चीजों में अगर देखा जाए तो आज वो विरोध करने बैठ गए हैं। नहीं, इसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी जी, इनको ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है संविधान की। ये कनॉट प्लेस की जो दुकान, नहीं, दोनों चीजें सुने, मेरी बात सुने। नो, लालू जी, नहीं, रुकिए। आपको ज्यादा जानकारी है तो भी तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लालू जी ने ये कहा था कि सख्त कानून बनना चाहिए। लिमिटेशन एक्ट है देश में, टेनेंसी एक्ट है, सिविल एक्ट है, कोई एक ही एक्ट थोड़े है। तभी तो मैं आपसे कह रहा था, जब इतने एक्ट हैं तब रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं था? नहीं, इसलिए नहीं बोलने दे रहे हैं कि आपको पहले मैंने बोलने का दिया। होटल की बात कर रहे हैं ना, इन्होंने कहा कि होटल 50,000 रुपए किराए पे है। ये दुकानें 60 रुपए किराए पे है जो कनॉट प्लेस में, इसका किराया बढ़वा दे। मेरा एक घर 17 रुपए किराए पे है, उसका रेट बढ़वा दे। सरकार खुद का, चुप रहिए, सुनिए, अब देख लीजिए, ये हल की बात कर रहे हैं, ये हल की बात कर रहे हैं। अदालत से भी ऊपर है ये, अदालत नहीं बढ़ा पा रही, क्या बढ़ाएंगे? अदालत में सुन लीजिए, अब जो जमीनें, इससे हम लोग चाहते थे कि इस बिल में कम से कम ये प्रोविजन हो कि जो जमीनें सरकारों ने कब्जा कर रखा है वक्फ की, और जो जमीनें औने पौने दाम में बेची गई हैं, जिसका किराया 10,000, 15,000, ओबराय होटल का किराया 1 रुपया आता है, हम भी चाहते हैं कि 10 लाख रुपया महीना किराया मिले। ऑफ कोर्स, मैं बिल्कुल मैं दे रहा हूं, वकील साहब, जरा एक मिनट, मैं आ रहा हूं। ये बात तो सच है कि 1 रुपया किराया आता है, लेकिन पीछे से कितना किराया आता है ये भी बताया जाए। ना, वो कैसे बता देंगे कहां से आमदनी कैसे हो रही है? ये तो बड़ा मुश्किल है, ये डिबेट का तो हिस्सा यही हो सकता था। रुकिए बिला, मैं आ रहा हूं। जी
जनाब अली कहाँ से आना हुआ? सर मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हूँ, जी। मेरा नाम ध्रुव कुमार है। जी। इन्होंने अभी जो कहा कि 1957 के पहले कोई कानून नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं है जमीन का, 1857 का। 1800 सर। मैं आपको बता दूं कि उसके पहले सारा कैडेस्ट्रल रिपोर्ट जो जितनी भी जमीन के रिकॉर्ड्स हैं आज भी हैं। हम बंदोबस्त का भी रिकॉर्ड है। रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात। मैं खुद जमींदार का बच्चा हूँ, बिहार से हूँ, और मेरे पास मेरे दादाजी और परदादा 1,000 एकड़ जमीन के सारे रिकॉर्ड आज भी हैं। एक भी आज भी रिकॉर्ड सारे 200, 300 साल के हैं। क्या अरे क्या बात। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। दूसरी बात, एक नहीं, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं। ये आपका सबसे बड़ा चैनल है, पूरी दुनिया को सुनते हैं, तो गलत बात कहकर गुमराह नहीं करना। रेवेन्यू रिकॉर्ड के लेकर सिविल, हाँ नहीं, कोई बात नहीं, उनको बात कहने दीजिए। आपको पास मालूम है कि सच्चाई कहाँ पे है? जी, ऑफ कोर्स, वेरी क्विक। इन्होंने कहा कि अदालत बढ़ा नहीं सकती, यही तो ये चाहते हैं, क्योंकि उसमें यही है कि इनके ट्रिब्यूनल का चैलेंज सिविल सूट में हो नहीं सकता। एक बात, अरे जब भगवान रामचंद्र जी को सबूत देना पड़ा, 500 साल तक उनको मुकदमा यहाँ लड़ना पड़ा, तो तुमको क्यों नहीं? देना तो पड़ेगा ना, रिकॉर्ड तो देना ही पड़ेगा ना। 500 साल का जब मुकदमा उनको लड़ना पड़ा, वो कोर्ट में खड़े होकर मुकदमा लड़ रहे हैं, और हमारा तो कागज ही नहीं है, हर चीज में सीएम कागज नहीं, इसमें कागज नहीं, कागज तो देना पड़ेगा। एक बात यह है कि गरीब मुसलमानों के लिए है, गरीब मुसलमान बहनों के लिए है, पसमानदा पिछड़े समाज के लिए है, क्योंकि उन्हीं के लिए है कि ये लोग दबा के बैठे। जो 50,000 रुपया किराया था ना आईटीसी होटल का, उसके पीछे जो चाल है कि कितना पैसा औरों को वक्फ बोर्ड के लोगों को दिया जाता, उसी से जब ट्रांसपेरेंसी होगा, एम्पावर्ड होंगे गरीब मुसलमान, तो जाहिर सी बात है कि इतने लाख करोड़, मतलब कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल वक्फ बोर्ड, और उसके बाद भी मुसलमानों की हालत। साहब जब जमीनों का म्यूटेशन होगा, जमीनें सही स्थिति में जाएंगी, जिस पर्पज के लिए लिया गया, जिस उद्देश्य के लिए लिया गया, जब उसमें उपयोग में लाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों के पेट में दर्द होगा ही। राइट। समाजवादी पार्टी, मैं अभी आप कह रहे थे, कागज की बात कर रहे थे, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी झपट्टा पार्टी है। बीजेपी तो किसी के भी अधिकार, किसी की भी चीजों को झपटने में बड़ा माहिर है। अभी कागज, अभी वकील साहब भी हैं, सारे लोग हैं, कह रहे हैं कागज हर चीज का होता है। गांव में एक जमीन होती है जिसको डीह की जमीनें कहते हैं, जिसपे जी नहीं, जानवर नहीं चढ़ते हैं उस पे, नहीं उस पे लोग रहते हैं, उसमें लोग रहते हैं, उसका कोई कागज नहीं है क्या वकील साहब? डीह की जमीनों का ये बताओ। रुको। ये तुम्हें कैसे पता चला कि ये डीह की जमीन है? ये कैसे पता चलता है गांव में कि ये डीह की जमीन है? गोरखपुर में, गोरखपुर नहीं, सवाल सीधे पूछा कि तुम्हें ये गांव में कैसे पता चला कि ये अखलाक की जमीन थी और ये डीह की जमीन है? ये तुम्हें कैसे पता चला? मैं बता रहा हूँ कैसे बताओ, पता चला ना? बताओ। आज हमारा घर खुद डीह पे बना हुआ है, और बाद में जाकर के हम लोगों ने जो पुराने जमीन है, जो पुराने मकान है, वह डीह पर ही है, उसका कोई कागजात नहीं होता है, वो उसका कहीं कोई लिखावट नहीं होता। दूसरी चीज, अभी बताए माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज में भुक्तभोगी, अपनी ही बात को काटने के लिए तैयार है। अभी गोरखपुर में 500 एकड़ जमीन कब्जा किया उन्होंने, बहुत पहले से आकर के। मुख्तारनामा एक पहले चलता था, जो राजा कब्जा नहीं कब्जा किया, मतलब जी हाँ कब्जा किया। मैं बता रहा हूँ कैसे किया ना, कहाँ पे किया भाई, प्रूफ दे रहा हूँ। गजब का लॉजिक है, मतलब ठकरे यही है। वक्फ बोर्ड पे बोल नहीं पा रहे हैं, उसके बाद पहुंच गए दूसरी जगह, ये कब्जा किया, वो कब्जा किया। अरे पेपर लेके बैठो ना, कोर्ट में जाओ ना, कोर्ट में जाएंगे नहीं। इनके चच्चा नहीं। जब इन्होंने जब 500 एकड़ जमीन के कब्जे की बात की, तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता को मना करता हूं कि आप कतई रामपुर का मसला नहीं उठाएंगे, कतई रामपुर का मसला नहीं उठाएंगे, ना वो यूनिवर्सिटी का, ना वो गिराने का। आप बिल्कुल बहस पे रहेंगे और बाकायदा बहस पे रहेंगे। मैं नहीं, आपके पास कोई मुद्दा हो तो वक्त पे आए, अन्यथा फिर आगे बढ़े हम। हाँ जी। वक्त जो विधेयक आज पास हुआ है, चाहे लोकसभा में भी पास हुआ या राज्यसभा में जो भी होने वाला है, बहस चल रहा है, तो ये वक्त एक बहाना है, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर है। बिल्कुल है, ये वक्त का मुद्दा ला करके, ये वक्त भी जो संशोधन बिल ला करके भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपने नाकामियों को छुपाना चाहती है। जैसे
जैसे बेरोजगारी है, जैसे चुनाव हार गई है, जैसे चाइना के, देखिए सुनिए, अपनी जमीनें, अपने देश का धन तो संरक्षित कर ही नहीं पा रहे हैं, अपने मित्रों को दे दिया। विजय माल्या का फोटो आया था ना इनके साथ, नीरव मोदी को दे दिया, महिल चौकसी को दे दिया, हमारे पैसे लेकर के वो विदेश भाग गए। ये यहाँ की जमीन के बारे में भी तो बताओ आप। नहीं रुको, मैं आज जब दावत, मैं आया सर, आया, आई एम कमिंग टू, आज जब आ रहा हूं, आज जब दावतनामा दिया गया था आपको, तो ये कहा गया था कि काहे पे बोलना है, कोई बात नहीं, मैं कल जरूर बात करूंगा आप लोगों से, जरूर बात होगी, हमारी बहुत बात होगी। मैं आ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट से, आप वकील हैं, आगे जी। जनाब अली, मैंने आपको फिर से मौका देता हूं, आपके पास वक्त पे बात हो तो बोलिए, अन्यथा जी इधर आता हूं जी। मैं कहना चाहता हूं, भी हमारे मौलाना जी ने कहा कि पर संविधान पे, तो बाबा साहब अंबेडकर ने वक्त का कोई जिक्र संविधान में तो किया नहीं था। ये तो पार्टियों ने, पागल कैसे कहा आपने भाई? 1913 से नहीं, ये बाबा साहब का नाम लेके मत बोले। बाबा साहब ने, एक बात समझ लीजिए, एक मिनट, नहीं संविधान नहीं, अपनी बात कहना नहीं, वो पागल हो गया, वो पागल हो गया। क्या बिना संविधान के बना है? तो नहीं, आज भी वक्त बिना संविधान के, मुझे बताइए मुझे बताइए संविधान की किताब में, नहीं तो आप, या तो आप ज्यादा काबिल हैं, जो क्योंकि कुर्ता पहन लिया, आपने सफेद कुर्ता पहन लिया तो ज्यादा काबिल हो गए आप। इधर आओ, वक्त शब्द का इस्तेमाल, वो कह रहा वक्त शब्द का इस्तेमाल कह रहा था वो, यहाँ आइए, अब आपको नहीं, ये आइए यहाँ और चुपचाप खड़े रहिए आप। बिल्कुल बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं किया था उसमें, लेकिन ये बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में उन्होंने कहा था कि अगर ये संविधान गलत हाथों में जाएगा, ये जिक्र उन्होंने किया था कि गलत राजनीतिक दल में जाएगा तो इस देश को ऐसा ही लड़ाएगा जो रूप दिख रहा है आज। गलत हाथों में था 70 साल तक ना, वही रूप आज बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिवस पर जो कहा था, आज वो हिंदुस्तान में दिख रहा है और प्रत्येक एक नागरिक को समझ में आ रहा है कि गलत हाथों में संविधान था, इसलिए आज इस देश की दुर्दशा हुई है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इस देश में अपने वोट बैंक के चक्कर में आप लोगों ने संविधान की हत्या एक बार नहीं बार बार किया और देश को लड़ाने का काम किया। आप गरीब मुसलमानों की बात करते हैं, आप तो पीठ पीछे मलाई खाते हैं सरकार, लेकिन मजदूर गरीब मुसलमानों को पत्थर मारने के लिए आगे कर देते हैं, उनको जेलों में जाना पड़ता है। उनके बच्चे, जिस माँ ने अपने बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, उसको दंगे की आग में झोंक देते हैं आप लोग। इस देश को आप लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। देखिए, बात बिना संविधान के ये वक्फ बोर्ड तो नहीं चल रहा, पहले से है और आज से नहीं है। जब से हमारा इस्लाम आया 1400 साल से हमारा वक्फ का कानून है। हम वक्फ हमारे जीवन में, माफ करो, हमारा देश तब नहीं था। नहीं मैं माफ करो, मैंने माफ नहीं, दुनिया बनी जब से है, लेकिन मेरा अरे जनाबे आली, ये जब से दुनिया बनी तब से वक्फ है, लेकिन मेरा देश तब नहीं था। मैं माफी चाह रहा हूँ आपसे। 1923 अरे हुजूर आली 1923 से, अखंड भारत की बात कर रहे हैं। अरे सुनिए, अखंड भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, वो हमारा देश है। अरे सम्राट अशोक का देश है हमारा। सम्राट अशोक का भारत की हम बात करते हैं। बिहार का चुनाव, मोदी के भारत की बात नहीं करते। चुपचाप खड़े होइए, पहले यहाँ खड़े होइए, एक मिनट को सुनो। अभी बिहार के चुनाव में 6 महीने हैं, बिहार के चुनाव में 6 महीने हैं, चुपचाप नो। गर्व है कि नहीं? बेकार वाली बेवकूफी वाली बात करोगे, मैं डिबेट से बाहर कर दूंगा तुम्हें, 2 मिनट के अंदर बाहर कर दोगे। बिहार सम्राट अशोक पर आपको गर्व है कि नहीं है? क्या मतलब है इसका? तुम्हें, मैं क्या चुनाव लड़ रहा हूं यहाँ पे? कहीं चुपचाप, मालिक था भारत का। बाउंड्री वॉल्स नहीं बताऊंगी उसकी, कौन सी डायनेस्टी का था, कौन सी डायनेस्टी का था? मैंने पूछा अशोक कौन सी डायनेस्टी का था? अब अशोक पर डायनेस्टी बताना पड़ेगा आपको। सफेद कुर्ता, मैंने पूछा। आज आप डिबेट बिल्कुल नहीं, जाइए वहां बैठिए, एक पानी पीजिए और पता करिए अशोक किस डायनेस्टी का था, वरना मैं बैठा खड़ा नहीं होने दूंगा आज आपको। वहां जाइए, वहां जाइए। अब
चिल्ला रहे थे ना दोनों हाथ करके। अशोक अशोक अब इनकी बात पे कर रहे हैं। डायनेस्टी नहीं पता है? आइए। अशोक डायनेस्टी है भाई। अशोक डायनेस्टी है। अजब मूर्ख है। डॉक्टर साहब नमस्ते। मुझे मालूम जरूरत यह है, इस पर बहस होनी चाहिए, बहस नहीं बातचीत। यकीनन। कहां से आना हुआ आपका? एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूं। कहां से आना हुआ? दिल्ली से। मैंने कल बोला है, कल मैं जरूर बात करूंगा इस पे। हाँ कोई ना कोई आएगा जंतर मंतर पे सर, जंतर मंतर पे मेरे चैनल से कोई ना कोई आएगा जी। मैंने जो टाइम दिया, टाइम एलोकेट किया है मैंने, और जो आपके पास सुविधा है उस सुविधा को करिए। मैं आप मुझसे कहें कि मैं आपको ईरान की सल्तनत लिख दूं तो नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन जो मैं कर पाऊंगा, अशोक की डायनेस्टी पता करी। आज डिबेट करने को तभी मिलेगा डॉक्टर साहब, बड़ा नेता बन रहे थे तुम्हें, बड़े नेता बन रहे थे। अशोक की डायनेस्टी पता करके आओ, तब यहां बहस पे करना। नहीं पता करना, बिल्कुल नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई डिबेट नहीं, सिर्फ अशोक पे डिबेट होगी आज, सिर्फ अशोक पे डिबेट होगी, सिर्फ आज अशोक पे डिबेट होगी। और अशोक पे डायनेस्टी बताओ। अशोक के भारत की बात कर रहे हैं। इन पे गूगल, तुमको गूगल करना पड़ रहा है। जाओ बैठो और गूगल करो। नहीं, बिल्कुल नहीं करने दूंगा। जब तक अशोक की नहीं दूंगा बोलने को, जब तक अशोक की डायनेस्टी पता करके नहीं है। और अशोक के पिता का भी नाम पता होगा यहाँ पे भी। प्रतीक जी, अभी तो सारे खसरे खतौनी निकालूंगा मैं। बताओ इनको करके। मौर्यन डायनेस्टी नहीं बता पा रहे उतनी देर में। प्रतीक जी, भड़काओ भाईजान, चाहे जितने मर्जी फाड़ लो बिल, मोदी जी जीत चुके हैं गरीब मुसलमानों का दिल। अरे यहाँ कहा, आप भी चुनाव के चक्कर में वक्फ बोर्ड है, आई एम टॉकिंग अबाउट वक्फ बोर्ड का ही बिल फाड़ा है। भड़काओ भाईजान ना। हैदराबाद के है, कहाँ के है वो? हैदराबाद। बताइए। चुपचाप खड़ा रहो। जो वहां बिल फाड़ रहे हैं, उनको बिल फाड़ने के लिए चुनती है हैदराबादी जनता। क्या हैदराबाद की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं वो, भड़का कर वोट लेने का फिर से चक्कर डाल रहे हैं। लेकिन गरीब नहीं, वो ये नहीं आएगा। नहीं, वो ये कहते हैं भाईजान कि सीएए में आपको भगा दिया गया था, 370 में आपको निकाल दिया गया था, और ट्रिपल तलाक में आपके साथ बहुत ही गलत काम हो गया था, इसलिए भी इसमें भी हो रहा है और ऊपर वाला देख रहा है, आपको जाना पड़ेगा। उसे जाना पड़ेगा भड़काऊ भाईजान। मुझे मालूम है। और एक और बात बताना चाहता हूँ आपसे, जो ये नुमाइंदे बनाते थे वक्फ बोर्ड के, इनकी नेताओं की सेटिंग होती थी उनसे, वक्फ बोर्ड में बना दिए नुमाइंदे और बैकडोर से ले लिया थिल्ला। और ये जी सर सुप्रीम कोर्ट से वकील साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अनकम्प्लीट इन्होंने रखा कि मौर्य डायनेस्टी के थर्ड किंग थे वो, और उनके सर आपको तो मालूम है, मुझे भी मालूम। अरे मैंने एशियन इंडियन पिताजी का नाम। हाँ, अरे आप तो सर ऐसे मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर। मुझे जनता की नॉलेज में कभी नहीं, मुझे तो सिर्फ इस बात का था कि सफेद कुर्ता पहन के ऑटो वाले को कैसे हड़काया जाता है। सफेद कुर्ता पहन लिया और ऑटो वाले, अरे भाई जहां से मैं पास आउट है वहां पे एक पेपर होता है रुकिए सर, बाबा साहब एक मिनट रुकिए सर, फ्रॉम बी टू बी, फ्रॉम बिंदुसार टू बिंबसार, एक वो पेपर होता है, वो उसी का जिक्र कर रहा था, वो तो मुझे मालूम है। रुकिए बाबा साहब, मैं मौलाना जी से भाई साहब से ये भी पूछना चाहता हूँ, आपने कहा था ना जंतर मंतर पर कि वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ तो अपने आप को कुर्बान कर देंगे, पास तो हो गया है, अपडेट बताइए कहिया कुर्बान के। अगर भगाऊंगा भी यहाँ से, 2 मिनट में भगाऊंगा यहाँ से तुम्हें। गरीबों को भड़काने के लिए बोला था कि हम दान दे देंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड का बिल पास
लिए क्यों भड़काया आपने गरीबों को? सुना मेरी बात, उन्होंने भड़काया ना, हाँ। तो तुम भी वही काम करोगे? किसके- तुम भी वही, पानी तुम्हारे पास पानी है। आप अल्लाह के प्रति ईमानदार बनिए, ईमानदार बनिए। अगर आप अल्लाह को मानते हो, आप 5 बार अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह आपकी नहीं सुनते हैं, लेकिन मोदी योगी 1 बार याद करते हैं, अल्लाह सुन लेते हैं। इसी को मिसलीड कहते हैं। मैं कभी भी संविधान के बारे सुनिए मेरी बात, अशोक जो था वो मौर्यन डायनेस्टी का था, और इसके हम बता दे रहे, आखिरी वृद्धरथ, मौर्य वंश का आखिरी राजा सम्राट अशोक, अंतिम शासक वृद्धरथ, तो पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। याद आ गया? नहीं, आपको हम बता रहे, पुष्यमित्र शुंग ने आखिरी राजा वृद्धरथ की हत्या कर दी थी, जबकि उनका सेनापति था। इतना गद्दार था, उसको ये लोग पूजा करते। ये कहाँ गई है? कौन करता पूजा? एक दिन ये हमको बोले पुष्यमित्र शुंग कौन बोला? भगवान है। कौन बोला? ये कौन? ये बोले हमसे। कौन? अरे ये क्या नाम है इनका, ऑटो वाले भैया? रुको 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 रुको, क्या करो क्या करो। ये कह रहे हैं कि तुम पुष्यमित्र शुंग का नाम सुने हो? मैं हैं? जानता ही नहीं हैं? ना, मैं जानता ही नहीं। तुम्हें वृहद्रथ का नाम मालूम है? तुम्हें पुष्यमित्र शुंग के बारे में ये पता कि वो कमांडर इन चीफ था, और जब गॉड ऑफ ऑनर लिया जा रहा था तो वृहद्रथ का उसने सर काट लिया था। तुम्हें मालूम है ये हिस्ट्री? मुझे नहीं मालूम हैं? सर, नहीं मैंने आप झूठे हैं, बाहर के झूठे हैं, और आप निहायत झूठे इंसान हैं। आपकी डिबेट में कोई जगह नहीं है। प्लीज गेट आउट, प्लीज गेट आउट। नो नो, आप जाइए, आप तुरंत जाइए। अरे सर, उसने पुष्यमित्र शुंग सुना ही नहीं है। बकवास, झूठ बोलते हैं आप, झूठ बोलते हैं। इतनी देर से डिबेट चल रही और है, ऐसे झूठे आदमी को मेरी डिबेट में आने का कोई हक नहीं है। इतनी देर से डिबेट चल रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड का जो नया अमेंडमेंट हुआ उस पर कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, क्योंकि इस पे बात करनी ही नहीं है। चुनाव लड़ना है बिहार का। कांग्रेस के प्रवक्ता, प्लीज कम फॉरवर्ड। देखिए, इतनी देर से जो डिबेट चल रही है वो वक्फ बोर्ड पे चल रही है, और मैं का एक भी सेंटेंस वक्फ बोर्ड पे कोई बोला ही नहीं, क्योंकि उन्हें उससे मतलब नहीं है। पुष्यमित्र शुंग ले आए। कितने झूठे इंसान हैं आप। मारा था, इसने कहा था पुष्यमित्र शुंग के। कब? कब? बाहर कहाँ? जानकारी नहीं है, मैं इनसे चर्चा कैसे कर लूंगा सरकार? बहुत झूठे आदमी। इनके घर तक हम जानते हैं। अरे कहाँ घर नहीं गए हैं, कभी नहीं। जाइए, आप जाइए। अगली बार से आप डिबेट में नहीं आएंगे जी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन, एक मिनट रुकिए। संविधान की धारा 14, 15, 25 और 26 का ये उल्लंघन अगेंस्ट है, और जेपीसी बनी इस पे, जिसके चेयरमैन थे जगदम्बिका पाल जी। उन्होंने सदन के फ्लोर पे बोला कि उनको लाखों करोड़ों प्रतिनिधिमंडल मिले और लाखों करोड़ों ईमेल्स आए। अगर वो इतने ही सच्चे हैं तो वो लाखों करोड़ डॉक्यूमेंट सदन के सामने रख दें और सदन के सामने उपस्थित करें उन लोगों को जिनसे उन्होंने 28 राज्यों में जा करके कंसल्टेशन किया वक्त के ऊपर। पहली बात। दूसरी बात, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तीसरी बात, जो नया बिल आया है उसके अंदर किसी भी संपत्ति को कोई भी सरकारी अधिकारी किसी भी समय डिस्प्यूटेड घोषित करके वक्फ की कर सकता है। तीसरी बात, आप बोल रहे थे वक्फ बाय यूज़र। वक्फ का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना, कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन मेरे संवैधानिक अधिकार है। मैं अपने बोले तो कोई नहीं बोलेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई। तो आप किसी ने कंट्रीब्यूट किया, आपने बोला कि बढ़ गया 13 लाख करोड़ से बढ़ के 39 लाख हेक्टेयर ज़मीन हो गई, जो कि भैया ने बता रहे थे रेवेन्यू बोर्ड के कंपैरिजन में जब हुआ सरकारों ने, तो वो बढ़ा, राइट। तो अगर 39 लाख करोड़ बढ़ा तो एक प्लस छोटा सा मेरा ये भी है कि 55 लाख करोड़ 2014 में कर्जा था इस देश पे, आज 160 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। क्या वो नहीं बढ़ा? क्या वो नहीं बढ़ा? क्या 80 करोड़ लोगों को? बजट कितना था? बजट 13 में जो पास हुआ था, 2013 में जो हमारी इकोनॉमी थी वो अभी भी उसकी, क्योंकि जीडीपी की जो कोई बात नहीं, वो आप देखिए, चेक कर सकते हैं आप। कोई बात नहीं, वो हर चीज मालूम हो। देखिए, मैं ये तवक्को नहीं रखता कि हर चीज किसी को हर चीज में मालूम होगा। ना तो हम कोई देवता हैं और ना ही मैं सारी चीजें जानता हूं। लेकिन कोई ये कह दे, हाँ नहीं, ऑफ कोर्स आपको पूरा राइट है और सबसे लेट मैं माफी में मांगता हूं उनसे। लेकिन कोई ये कह दे कि अशोक चिल्ला रहा है वो आदमी, और वो सिर्फ इसलिए चिल्ला रहा है कि वो मतलब वो डिबेट डिरेल हो जाए, जब पहले ये टोटली रॉन्ग। और फिर जब मैं पूछ लूं कि कौन सा उसका डायनेस्टी कौन है, तो दाएं बाएं करने लगे। और फिर कहते पुष्यमित्र शुंग के बारे में, अरे इनको मुझे मालूम है, इनको कुछ पता ही नहीं होगा शुंग डायनेस्टी क्या है।
ये जानते ही नहीं होंगे शुंग डायनेस्टी, और जानते आप भी नहीं है शुंग डायनेस्टी के बारे में। देखिए, वक्फ बोर्ड 1954 बना, 55 में उसमें अमेंडमेंट होता है, 60 में होता है, 69 में होता है, 64 में होता है, 84 में होता है, 1995 में नया एक्ट बन जाता है। 1995 के पहले उस एक्ट में कभी नहीं था कि गैर मुस्लिम व्यक्ति जो है वक्फ कर सकता है, लेकिन 1995 2013 में बना दिया गया। लालू जी ने घोर विरोध की, उसमें स्ट्रांग कमेंट दिया कि भैया पार्लियामेंट के अंदर उसमें स्ट्रांग से स्ट्रांग बनना चाहिए, क्योंकि वक्फ पे लोग जबरदस्ती उधर उधर कब्जा कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, करंट की स्थिति में आप देखिए जो परिवर्तन हुआ है उसमें आप बताइए ने कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, भाई उसमें पसमानदा लोग ना जाएं, उसमें वाहिवी मुसलमान ना जाएं, उसमें मुस्लिम महिलाएं ना जाएं। जाहिर सी बात है, कुछ लोगों की धरोहर बन के क्यों रह जाए। आज अगर 27 लाख एकड़ जमीन मुसलमान वक्फ के पास है, फिर भी अगर उसका सही उपयोग किया जाएगा तो मुस्लिम भाई बहनों के लिए किया जाएगा। अगर उसका डिस्प्यूट होता है तो ट्रिब्यूनल का मामला कोर्ट में नहीं जा सकता है। कोर्ट में लोग गुमराह करते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वकील साहब वहां खड़े हैं, केवल रिट का मामला जा सकता था, और यह मामला क्योंकि लैंड और रेवेन्यू का है इसलिए सिविल सूट की जरूरत इसमें पड़ती है। तो जाहिर सी बात है सिविल सूट कर नहीं सकते, मतलब आप ही चोर, आप ही राजा और आप ही गवाह, सब कुछ आप बैठे हुए हैं। और उसके बाद भी कांग्रेस को क्या, कांग्रेस तो चाहे जो चाहे वो दे दे। मैं तो सोच रहा था राहुल गांधी जी कहां गायब है, 2 दिन बोल देते तो हम लोगों को बोलने का पड़ता ही ना। राइट, कांग्रेस। मैं आ रहा समाजवादी के बाद, इसके बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ इनके आदरणीय भैया की बात पे कि सारी अब देखिए, मैं एक बात कह देता हूँ। वो तो आज पहली बार आए हैं तो इतना इनको लेवरेज मिलना चाहिए, और इतना इनको थोड़ा सा ये छूट मिलनी चाहिए। मैं ये कह रहा, छूट मिले। वो थोड़ा उतने तेज नहीं बोल सकते, लेकिन आते आते ये भी तेज हो जाएंगे, बिल्कुल ऑटो वाले भैया की तरह, और झूठ भी सीख जाएंगे इन वाले भैया की तरह। जी आप बोलिए, सारे धर्मों के ट्रस्ट हैं, सारे धर्मों के, जगन्नाथपुरी ट्रस्ट है, वैष्णो देव ट्रस्ट है, वैष्णो देवी माता का ट्रस्ट है, श्राइन बोर्ड है जी। और जो आप भैया बता रहे थे, तो मैं कह रहा हूँ इमरान मसूद जी ने फ्लोर पे बोला है कि मैं वंशज हूँ यहाँ का, इस देश का। हाँ बिल्कुल। तो क्या मुझे सदस्य बनाया जाएगा वक्फ के नए बोर्ड में? तो उन्होंने तो कह दिया गैर इस्लामिक आदमी कोई नहीं होगा वक्फ बोर्ड में। तो क्यों नहीं होगा? तो उन्होंने कह दिया। तो पहले तो आपत्ति यही थी ना, पहले तो ऑटोक्रेसी चल रही है क्या? नहीं, उन्होंने तो पहले यही तर्क दिया कि इसमें गैर इस्लाम वाला कैसे, इस्लामी वाला आदमी व्यक्ति कैसे चला जाएगा, गैर इस्लामी कैसे आ जाएगा। इमरान मसूद जी का मैं बयान आपको कोट कर, नहीं मैं समझ गया बात की कि मेरा डीएनए एक ही है, तो जब मेरा डीएनए एक ही है तो मुझे भी श्राइन बोर्ड में शामिल कर लिया जाए, यही कह रहे हैं ना। हरसिमरत कौर जी ने भी बोला, हरसिमरत कौर जी ने बोला कि सिखों की बात रखी। देखिए, बार बार नाम लिया जाता, राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, श्राइन बोर्ड है, तो पहले शुंग डायनेस्टी याद करो, अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। देखिए, वो टेम्पल मैनेजमेंट अलग होता है, टेम्पल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बिल्कुल अलग होता है। वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव है, कोई रिलीजियस फंक्शंस के लिए बात नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू का सीधा सीधा मामला, लाखों एकड़ जमीन की। और दूसरी बात कंसल्टेशन की बात, अगस्त 2024 की आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के चेयरशिप में एक कमेटी बनती है जिसमें 60 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी भाग लेती, 40 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट में करती। इसका मतलब अगर हमारे अंदर खोट होता तो हम इसको पार्लियामेंट में लेके जाते। जनवरी 2025 को ये जेपीसी में दिया जाता है, जेपीसी में 14 अमेंडमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है। तो जाहिर तो हमारी बातों में खोट नहीं, मोदी जी के नियत में खोट नहीं। उनके लिए हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए। आप बताइए, जैसा वक्फ बोर्ड है, क्या हिंदुओं के लिए ऐसा कोई बोर्ड है एसेट मैनेजमेंट के लिए? नहीं है, झूठ मत बोलिए। क्रिश्चियंस के लिए है, जैन के लिए नहीं है, क्योंकि आपको गिफ्ट दिया था नेहरू जी ने कांग्रेस में, आपको खुश करने के लिए। और 1995 में आपको ऐसा कर दिया कि गैर हिंदू भी, गैर मुस्लिम भी उसको वक्फ कर सकते। कैसे सब पॉसिबल है? ऐतिहासिक चाहे कि ये कि जैसा मैं पढ़ रहा हूँ, हो सकता मैं गलत भी हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो सही कर दीजिएगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर वक्फ की जमीनें किसी के पास हैं तो ये इंडियन वक्फ बोर्ड के पास है, और ज्यादा कहीं नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही है ना मेरा? बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा वक्फ, जो सबसे ज्यादा वक्फ है वो हिंदुस्तान में, और ऐसे सारे मुस्लिम कंट्री में नहीं है ये वक्फ, सब जगह नहीं है, मिस्र में नहीं है, वहां नहीं है। हाँ, पूरा ही मुसलमान है, उसको क्या जरूरत है? हाँ, आपको जरूरत है, आपको तो चुनाव भी लड़ना है। जो पूरा मुसलमान है। जी जी, क्या हुआ? हाँ, मैंने सुना, मैंने कह दिया, आप देर से आई आप। तो सवाल ये है कि सबसे ज्यादा संपत्ति है, लेकिन ये तो जानने का राइट है हर आदमी का कि आपने कितनी विधवाओं को पेंशन दी, और आपने ये बात कही थी। और आपको याद ना हो तो आरिफ मोहम्मद की वो बात याद दिलाता हूं, जब बिल पास हो रहा था, जब वो बिल, रुकिए, आपको तो कुछ नहीं मालूम, झूठ बोलते हैं आप। जब बिल पास हो रहा था
तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये वक्फ जो है ये पेंशन उनको देगा विधवा को, और उन्होंने 2 साल बाद पूछा, आरिफ मोहम्मद ने कोट किया, अवेलेबल, जब मैंने 2 साल बाद पूछा कितने को दिया विधवा को पेंशन, तो एक भी जवाब नहीं था, एक भी जवाब नहीं था। तो अगर कहीं, मैं ये नहीं कहता कि 100% ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि बहुत मुश्किल है कहीं भी, चाहे मेरा हो, चाहे इनका हो, कहीं का हो, बहुत न्याय संगत बात करनी चाहिए, 100 तो नहीं, लेकिन हाँ अगर कहीं कोई 20%, 25%, 30%, तो इस देश का ही तो बच्चा है, वो चाहे अखलाक का हो, चाहे रामचंद्र जी का हो, वो देश का बच्चा है, और उसके ऊपर अगर खर्च होता है, वो मजबूती के साथ खड़ा होता है, तो मुझे फक्र होगा कि ये देश का बच्चा है। इन तमाम सारे बच्चे को जिनके लिए इलाज के लिए जरूरत है, मुझे तो लगता है कि वक्फ को भी आगे आना चाहिए, और तमाम सारे मंदिर के ट्रस्टों हैं उनको भी आगे आना चाहिए। इतना महंगा इलाज है इनका, इतना महंगा इलाज है, मुझे तो लग रहा है इतनी संपत्ति अगर वक्फ के पास है तो बच्चों की मदद करनी चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि वो सिर्फ तालीम के लिए, उनके लिए, किसी वक्त, किसी खास मकसद के लिए किया जाता है, या मुझे नहीं, मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे तमाम जरूरतमंद हैं, ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिस पे चैरिटी पे बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे मंदिर के ट्रस्ट को आगे आना चाहिए, इस देश की जरूरत है, और जिसमें अगर हाथ बढ़ाया जाए तो बिल्कुल यकीनन आगे आना चाहिए। ये तो मेरा विचार है, ये मैं अपनी बात कह रहा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि दुनिया का सबसे ज्यादा जमीन रखने वाला, सबसे ज्यादा वक्फ के मामले में मजबूत, उससे कोई सवाल पूछ ले तो आप कहते हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम तो बादशाह हैं। अरे भाई कहां बादशाह, 47 के बाद देश आजाद हो गया। जी ये जो नया वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है, तो इसमें सबसे बड़ी बात प्रतीक भाई, मैं ये बता रहा हूँ कि जो पसमानदा है, तेली, धोबी, कसाई, बढ़ई, लोहार, वो जो बड़ा तबका है, उसकी अनदेखी की है पुराने वाले बिल ने, और अब जो नया बिल आया है उसके अंदर बताना चाहता हूँ कि उसमें पिछड़े लोगों को भी शामिल करने का वादा किया सरकार। बधाई हो आपको। तो क्या गुनाह कर दिया? आप पसमानदा से आते हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो नहीं, मैं आता भी हूँ, लेकिन इनको बताना भी चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी नीयत साफ थी, इतने बिलों की आवश्यकता थी, अब यहाँ पे चल जाइए आप दरियागंज के अंदर, कितने लोगों को पेंशन दी, कितना आपने एजुकेशन पे काम किया। तो प्रतीक भाई अब इनको तकलीफ हो रही है, बिल भी फाड़े जा रहे हैं, परेशान भी हैं। अब मेरे कांग्रेस के साथी मुझसे पूछ रहे थे, मैसूर के राजा ने शहर के बीच में दफनाने की इजाजत दे दी, और हो गया दफना, हो गया, कब्रिस्तान हो गया, लैंड गई, बोले आपने तो वक्फ कर दिया, वो वहां पे क्लेमेंट है और मुकदमा चल रहा है। तो ऐसे तमाम सारे इश्यूज हैं, मंदिर की प्रॉपर्टी भी है, पूरे गांव हैं, पूरे गांव है, गोविंदपुर बिहार, ये तो पटना से ही आते हैं, पटना के पास का, तो जी गोविंदपुर गांव है, मुझे मालूम है, आप पेपर पढ़ के ही आते हैं इस डिबेट में, मुझे मालूम है, लेकिन वो लोग जो मौर्यन डायनेस्टी पढ़ के नहीं आते और जो अशोक के बारे में गफलत करते हैं, उनको पढ़ के आना चाहिए। और आज आप फंस गए गलत, और झूठ भी बोलते हैं आप। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं, गहमा गहमी हुई बहस में, लेकिन अब सब लोग बैठ के यहाँ पे चाय पी रहे हैं। हाँ, सब लोग चाय पी हाँ, वो सब चाय चलने लगी, थोड़ी देर में ही चलने लगी थी चाय। हाँ, वो थोड़ी देर के लिए मौर्यन था और थोड़ी देर के लिए अशोका था, उसके बाद सब वो बृहद्रथ और सब समझा दिया उन्होंने सारा मुझे, शुंग डायनेस्टी। लेकिन बहस यहाँ नहीं थी, इतिहास पर थी नहीं, प्राचीन भारतीय इतिहास पर नहीं थी बहस। दरअसल आज इस पर थी कि वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड की ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी, और इस पर बातचीत हो रही थी, और इस पर बहस हो रही थी, और बहस पे शिरकत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी थे। एक बार फिर से मैं उनको बुलाऊंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, कि वो अपनी बात रखें। सरकार ने कहा कि जो बिल पेश करते हुए कि ओबीसी को, पसमानदा मुसलमान को, उनको हमने प्रतिनिधित्व दिया है और उसकी तरफ हम आगे बढ़े हैं। जी देखिए, बहस चल रही थी वक्त पे, मैं वक्त पे ही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी पर रही है। हाँ, अगर सरकार को इतनी चिंता है मुस्लिम की, तो मैं उससे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि संसद से लेकर के विधानसभा में कितनी संख्या है मुस्लिमों की धीरे धीरे घटती जा रही। भारतीय जनता पार्टी तो टिकट देती नहीं है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, टिकट देती नहीं है। तो धीरे धीरे करके
मुसलमानों की संख्या घटती जा रही है। इन्होंने कहा कि जो वक्फ बोर्ड का जो इन्होंने जो दायरा बनाया है, जो कमेटी बनाई, उसमें 3 सांसद रहेंगे। तो 3 सांसद कौन रहेंगे? जब सांसद ही नहीं रहेंगे, अगर मान लीजिए हिंदू सांसद रहता है, बाहर जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी का, मुस्लिम को गाली देगा, आकर के वक्फ बोर्ड में जो है हिमायत वो जो है। पहले इनकी नीयत खराब है, देख लीजिए कैसी कैसी बातें कहां से ढूंढ करके ये समाजवादी और कांग्रेस लाते हैं। मैं यही कहता हूं देश को कि इनके चेहरे को पहचानिए। आज जो भारत की दुर्दशा हुई है ये यही लोग हैं, उसका कारण यही है। सही कह रहे हैं। ऐसे लोग देश को तोड़ करके रख देंगे। आज हम बात करते हैं जब लोगों के हक और अधिकार की, यहीं पे जो है शिक्षक भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ, पिछड़ों का हक मार करके औरों को दे दिया गया। जब पिछड़े लोग गए, पिछड़ा वर्ग आयोग में गए, जब उन्होंने शिकायत की तो उसके बाद कहा गया कि इसका नियुक्ति फिर से की जाए। ये चोर लोग हैं, लोगों के हक और पिछड़ों के आरक्षण को फाड़ करके फेंकने वाली समाजवादी पार्टी आज दलितों की बात कर रही है। जी जनाब। ये कहते हैं कि टिकट नहीं देती बीजेपी, कांग्रेस टिकट देती है मुसलमानों को, विकास होता है राहुल गांधी का। सपा टिकट देती है, अखिलेश टिकट देते हैं मुसलमानों को, विकास होता है परिवार का। तो मुसलमानों हमारे यहाँ 18 टिकट पिछड़े और दलित को दिया गया था, केवल 4 टिकट, वो भी या तो वर्ग को दिया गया था या तो वर्ग को दूर रखा। ये झूठ है। डॉक्टर बिलाल जनाब अली, वक्फ बोर्ड पे, वक्फ पे मैं तो वक्फ पे इतनी बात कहना चाहता हूं सर कि रामविलास पासवान जी थे तो उनकी एक बात थी कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है।